हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसटी मूवमेंट चैनल। जैसा कि भाई आपको पता है कि हिंदी का वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके साथ हमने उसके सारे बेसिक्स इम्पॉर्टेंट और जो पेपर में बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन सबको हमने कंप्लीट किया था। तो आज हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर शब्द शुरू होता है। इस शब्द को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द शब्द क्या है? शब्द देखो, वर्ण की सार्थक इकाई शब्द है। ठीक है, किसकी? वर्ण, वर्णमाला जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी सार्थक इकाई शब्द है। शब्द मैम बनता कैसे है? शब्द दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या? दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्ण की सार्थक इकाई शब्द है। ठीक है, वर्ण की सार्थक इकाई शब्द है। और शब्द बनता कैसे है? दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो क्या मैम शब्दों को अलग अलग बांटा जाता है? हाँ बिल्कुल, शब्दों को अलग अलग बांटा जाता है। मैम कैसे बांटा जाता है? देखो, इसको चार तरीकों से बांटा जाता है। पहला तो उत्पत्ति और श्रोता के आधार पर बांटा जाता है, रचना और बनावट के आधार पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर बांटा जाता है। इस तरह से चार कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, पहला आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर, या फिर आप बोल सकते हो श्रोता के आधार पर, बोलने वाले के। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा आ जाता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा आपका आ जाता है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इन चार चीजों में हम अपने शब्द को बांट देते हैं, पढ़ने लिखने या फिर जो हमारी अलग अलग चीजें हैं उनको डिफाइन करने के लिए इनमें बांट दिया जाता है। तो पहला अगर हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, पहला क्या आ जाता है हमारा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, पहला और दूसरा। ठीक है, अर्थ के आधार पर कैसे? मतलब जिसका अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ नहीं निकलता है, उसमें इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला तो आ जाता है सार्थक, दूसरा आ जाता है निरर्थक। ठीक है, अब ये कैसे होता है? सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। देखो, सार्थक शब्द उन्हें कहेंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, सार्थक शब्द उनको कहेंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द किन्हें कहेंगे? जिनका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, अब सार्थक शब्द में कौन से आ जाएंगे? चलिए लिख के ही बता देते हैं। जिसका कोई अर्थ हो। जैसे जैसे मैम, जैसे हो गया है आपका आम,
हो गया आपका फल। ठीक है, आम, आम क्या है? आम एक फल है। फल, फल में बहुत सारी चीजें आ जा रही, आपका आ जा रहा है आम, केला, सेब, चीकू, बनाना, बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि आपका हो गया राम। राम किसका नाम है? एक भगवान है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा। राम किसका नाम है? एक लड़के का नाम है। लेकिन निरर्थक क्या है? निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो, या फिर जिसका कोई अर्थ नहीं होता, आप ये भी बोल सकते हो। इसमें मैम कौन सी चीजें आ जाती? इसमें आ जाता है आपका जैसे कपड़ा वपड़ा। क्या है? कपड़ा वपड़ा, ये क्या हुआ? इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, पानी वानी, कोई अर्थ है ना? नथिंग, कोई भी अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो में बांट दिया जाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, आ जाओ भाई। नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। किस तरह से 5 भागों में बांटा गया? आपका आ जाता है इसमें तत्सम आ जाता है, तद्भव आ जाता है, देशज, विदेशज और लास्ट वन संकर। ठीक है, संकर या फिर संकरण आप बोल सकते हो, संकर जिसे बोलते हो। ओके, तो 5 भागों में से बांटा जाता है। कौन कौन से 5 भाग? पहला आपका आ जाता है तत्सम, दूसरा आ जाता है तद्भव, तीसरा आ जाता है आपका देशज, चौथा विदेशज और लास्ट बना जाता है संकर। क्लियर? आई होप आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इन 5 भागों में बांट दिया जाता है उत्पत्ति, मतलब इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ कहाँ से, इस तरह से इन्हें बांट दिया जाता है। अब तत्सम, तत्सम में वो शब्द आते हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं आपके संस्कृत से। जैसे आपका हो गया पुत्र, दुग्ध, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपके आ जाते हैं, जो हम तद्भव तत्सम पढ़ेंगे डिटेल में, तो इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तत्सम में तो ये शब्द आ जाते हैं। तद्भव में क्या आ जाता है? तद्भव में उसी की तरह पुत्र की जगह आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पूत। क्या बोलोगे? पूत। दुग्ध को दूध। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे आपका आ जाता है आंख, दांत, ठीक है, और एक्सेट्रा इसी की तरह और भी शब्द मिल जाते हैं। जब हम इसे कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम जाएंगे। अब देखो शब्द को किस किस चीज में बांटा गया, हम इसे देख रहे हैं किस आधार पर बांटा गया। डायरेक्टली क्वेश्चन भाई इससे आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस बनते नहीं है, बनते हैं, 100% बनते हैं। हिंदी है, बनेंगे। जैसे आपका इंग्लिश में हर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज से रिलेटेड चीजें आती हैं, उसी तरह से आपका हिंदी में भी हर चीज से रिलेटेड आती हैं चीजें, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देखो देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो हिंदी के मूल शब्द में मूल शब्द से होकर आते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। देखो व्याकरण में इन्हें स्थान नहीं मिला है। क्या बोल रही हूँ मैं? व्याकरण में इन्हें स्थान नहीं मिला है। आपकी जो हाँ ठीक है, तो देश शब्द में हमने क्या बोला कि इसको व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। क्या? व्याकरण में इसको मान्यता नहीं मिली या स्थान नहीं मिला है।
आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैम क्या यूज करते हैं, जैसे आप यूज करते हो लोटा, सरपट, और आप कहा जाता है झटपट, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, सरपट भागो। तो ये कोई व्याकरण में थोड़ी ना शब्द आ जाएगा। तो जो आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, सिर्फ उन शब्दों को हम देशा शब्द कहते हैं। अब विदेशा शब्द कौन कहते हैं? विदेशा शब्द वो होते हैं जो आप कहीं ना कहीं विदेशी शब्द से आपने उठा लिया है, आप उसने अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करने लगे हो। जैसे आप कहा जाता है रेल, स्टेशन, ठीक है। और आपका आल पेन, आल पेन, ड्राइवर, और क्या आ जाता है, कैची, ठीक है। और कौन सा शब्द आ जाता है, कैची आ गई आपकी, और उसके साथ आ जाता है रिक्शा, रिक्शा, चाय, ये सारे शब्द आ जाते हैं आपके विदेश शब्द में। और भी आ जाता है इसमें हॉस्पिटल भी, और आ जाता है कौन सा, हॉस्पिटल, ठीक है। इतने सारे शब्द, और भी बहुत सारे शब्द जो हमने उठाए हैं विदेशी शब्दों से। नेक्स्ट आ जाता है संकर। संकर शब्द किन्हें कहते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, या दो चीज नहीं बोलो, दो शब्द से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कैसे मैम, टिकट घर, क्या बोला, टिकट घर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत आराम से मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा आप, ओके। और समझ आए तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। कैसे संकर, दो शब्दों से मिलकर बनाओ, टिकट घर, टिकट घर। और कैसे, आपका स्टेशन मास्टर, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलते स्टेशन, थोड़ा पॉज लेके, मास्टर, नो, स्टेशन मास्टर। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे टिकट प्लस घर, स्टेशन प्लस मास्टर, ठीक है। आपको समझ आया इतनी चीजें, बड़े आ गए, क्लियर हो गया। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं अपने रचना या बनावट के आधार पर, ओके। थर्ड आ जाता है आपका रचना या बनावट के आधार पर। अब रचना या बनावट के आधार पर कैसे? मैम रचना या बनावट के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहले तो ऋण शब्द, दूसरा आ जाता है, पहला तो ऋण शब्द, दूसरा आ जाता है आपका यौगिक शब्द, तीसरा आ जाता है योग ऋण शब्द, यानी दोनों को मिला करके बना दिया योग ऋण शब्द। तीन आ गए, कौन कौन से? आपका ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है। ऋण शब्द में क्या होता है, यौगिक में क्या होता है, और आपका योग ऋण में क्या होता है, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला कौन सा? ऋण शब्द, ठीक है। फिर आ जाता है यौगिक, थर्ड आ जाता है योग ऋण, ठीक है। चलो भाई देखो, जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, क्या? जिन शब्दों का सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। मैम सार्थक खंड कैसे नहीं किया जा सकता? जैसे एक पर्टिकुलर कोई शब्द है, ठीक है, उस ऋण उस शब्द का अगर हमने बांट दिया तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ना तो जो बांटा है उसका, और ना तो जो इधर उसका, मतलब आप दो भागों में बांट दो तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो सिंपल सा है, जिन सार्थक शब्दों का खंड नहीं किया जा सकता, जिन सार्थक शब्दों का खंड नहीं किया जा सकता,
जैसे जैसे हो गया आपका आम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आम। आम का अगर आप खंड कर दोगे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं अर्थ निकलेगा। शिव हो गया, शिव अपने आप में एक शब्द है, इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हो गया आपका नाग हो गया, नाग पर्टिकुलर अपने आप में एक शब्द है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से और भी आ जाते हैं, ठीक। दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड, दो चीजों से मिलकर जो बने उसे कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। तो साफ साफ जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हो, ठीक है, जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहोगे? यौगिक शब्द कहोगे। मैम इसके कुछ एग्जाम्पल देके बताइए ना। हाँ देखो बेटे, जैसे आपका हो गया, और दोनों का ही अर्थ होता है, ठीक है, दोनों शब्दों का अर्थ होता है। दोनों शब्दों का अर्थ होता है, इससे क्या मतलब है? मतलब आप जो दो शब्द लोगे उन दोनों ही शब्दों का अर्थ होगा। अब कंपाउंड बनाओगे तो दोनों भाई एक अमाउंट में लेके, या फिर आप उन दोनों का कोई ना कोई मीन्स तो होगा ना, जो आप उन्हें मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना रहे हो। उसी तरह से इसमें है, जैसे आपका हो जाता है विद्या प्लस आलय, तो मिलके क्या बन जाता है? विद्यालय। जैसे आपका और क्या आ जाता है? पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक का मतलब तो पुस्तक, और फिर उसके बाद आलय का मतलब आप जहां पर रखी हुई है घर, वो। जैसे आपका हो जाता है रसोई प्लस घर, रसोई घर, तो घर तो हो गया एक घर, और रसोई जहां पर खाना बनाते हो तो उसे आपने बोल दिया रसोई घर। अब थर्ड वन आ जाता है आपका यौगुण। यौगुण शब्द कौन से होते हैं? यौगुण शब्द वो होते हैं जिनका एक विशेष ही अर्थ होता है, यानी एक वो शब्द जो एक उस शब्द से अनेक शब्दों के अर्थ निकल सकते हैं, वो अपने आप में पर्टिकुलर एक अर्थ होता है। जैसे आप बोल दो लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर आप पर्टिकुलर एक इंसान को कहोगे जिससे कहते हैं गणेश को, ठीक है। तो लंबोदर सिर्फ किसी एक विशेष चीज के लिए, विशेष इंसान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, विशेष चीज के लिए प्रयुक्त होता है, हो रहा है, पर्टिकुलर वही चीज के लिए, वही। जैसे आप अपने घर में एक हो, तो आप एक हो, आप ही के लिए वो चीज होगी। अगर बोला जा रहा है चाय ले आओ, तो कोई और नहीं है, तो आप ही से पर्टिकुलर बोला जा रहा है। उसी तरह से जैसे आपका आ जाता है कमल, कमल के लिए क्या यूज होता है? पंकज, जलज, नीरज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए, किसके लिए? केवल कमल के लिए। क्या कमल की जगह आप इसको पुष्प के लिए यूज कर सकते हो? कीचड़ के लिए यूज कर सकते हो? नथिंग। ओके, समझ आ रहा? एक चीज के लिए विशेष अर्थ, इसके एक एक शब्द जिसके विशेष अर्थ हो। ओके, और आपका इसी में आ जाता है नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ किसे बोलते हो? शिव को, ठीक है। नीला है जिसका कंठ, शिव को। पर्टिकुलर एक इंसान के लिए वो पर्टिकुलर वर्ड, विशेष एक अर्थ, विशेष एक शब्द के लिए विशेष अर्थ। ओके, समझ आया आपको ये चीज? नेक्स्ट आ जाता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर,
प्रयोग के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो इसको विकारी शब्द बोला गया और एक अविकारी शब्द बोला गया। पहला तो हो गया विकारी शब्द और दूसरा हो जाता है अविकारी शब्द। ठीक है, एक बोला गया विकारी शब्द और एक बोला गया अविकारी शब्द। अब ये कौन सी चीजें हैं? देखो, ये वो चीजें हैं कि वे शब्द जिनमें परिवर्तन, क्या बोला, परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, परिवर्तन संभव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन संभव होता है। परिवर्तन कैसे संभव होता है? जैसे आपका हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया आप चेंज कर सकते हो, संज्ञा आप चेंज कर सकते हो, नाम की जगह या वह हम तुम कुछ भी लगा सकते हो, सर्वनाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या ये विकारी शब्द आपके चेंज हो सकते हैं। तो वो शब्द जिनमें परिवर्तन संभव हो, वे शब्द जिनमें परिवर्तन संभव हो, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विकारी शब्द। जैसे क्या आ जाता है, संज्ञा आ गया आपका, सर्वनाम आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, क्रिया आ गया, विशेषण आ गया। ठीक है, इस तरह से ये विकारी शब्द आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का परिवर्तन संभव ही नहीं है या लागू ही नहीं होता है, जो व्याकरण में उनका, जिन शब्दों का परिवर्तन लागू ही नहीं होता है, जो हमेशा एक ही जैसे चलते हैं, जो हमेशा एक ही जैसे चलते हैं। एक ही जैसे चलने से क्या मतलब है मैम? एक ही जैसे चलने से मतलब है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसकी जगह नाम चेंज किया तो वो चीज तो कंफर्म है, होनी ही है। होनी ही है कैसे? जैसे आप देख लो, सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो क्या सीता का कभी धीरे धीरे चलना रुकेगा? सीता की जगह आप रीता कर दो, रीता भी तो धीरे ही धीरे चलेगी। तो क्या कह रहे हैं हम कि वे शब्द जिन पर व्याकरण के नियम तो लागू ही नहीं होते, वे शब्द जिन पर व्याकरणीय नियम लागू नहीं होते। ठीक है, ठीक है मैम, व्याकरण के नियम तो नहीं लागू होते, और क्या है? और ये हमेशा एक से ही बने रहते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बोला, क्या वे हमेशा एक से ही बने रहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आ जाता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, और विस्मयादि बोधक, सॉरी, विस्मयादि बोधक आपका आ जाता है, संबंध बोधक आ जाता है, संबंध बोधक, और क्या आ जाता है, विस्म यादि बोधक। और कौन से एग्जाम्पल मैम इसमें हो सकते हैं? आपका इसी में आ जाता है समुच्चय बोधक भी। ठीक है, कौन सा आ जाता है? समुच्चय बोधक। आप जैसे एग्जाम्पल लेके कर लेते, जैसे अभी मैंने बोला ही था कि सीता धीरे धीरे
चलती है, तो धीरे धीरे उसकी क्या है, उसकी है क्रिया विशेषण। सीता कौन है, सीता हमारी संज्ञा है, ठीक है। तो सीता धीरे धीरे चलती है, उसका धीरे धीरे चलना तो बंद नहीं होगा, ठीक है। क्या, धीरे धीरे चलना तो बंद नहीं होगा, और चलती है ये आपकी आ जाती है क्रिया। क्या नहीं बंद होगा, धीरे धीरे चलना। सीता की जगह आप रीता कर लो, रीता भी तो धीरे धीरे चलेगी, क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं, सिर्फ आप संज्ञा चेंज करो, और संज्ञा में तो परिवर्तन होता ही है, ये हमने पढ़ ही रखा है विकार्य शब्द में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कल अर्थ के आधार पर जो चीजें बांटी गई हैं, मतलब 6 भागों में बांटा गया है, उसको पढ़ेंगे, और कल हमारा शब्द खत्म हो जाएगा। फिर उसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो पेपर में डायरेक्टली पुटअप होकर के आते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।